नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी लर्न में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए दोस्तों 9,212 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और काफ़ी सारे बच्चों ने दोस्तों इस फॉर्म को फिल कर दिया है। यदि दोस्तों आपने भी सीआरपीएफ ट्रेडमैन के फॉर्म को फिल किया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जो दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में ज़रूर से देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप भी सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। हर क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा ताकि एग्जाम के टाइम आपको रिवीजन करने में कोई भी परेशानी ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएँ। तो इसलिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों सीआरपीएफ से रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? आपके ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, बाबर, सिकंदर लोदी या फिर इल्तुतमिश। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है दोस्तों? 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो आइए दोस्तों, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। तो याद रख लेना है कि 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। यह दोस्तों मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए दोस्तों इसने जिस वंश की स्थापना की थी उसे गुलाम वंश नाम दिया गया। और दोस्तों दिल्ली सल्तनत का यह पहला वंश था, यानी कहा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत दोस्तों 1206 ईस्वी में गुलाम वंश से शुरुआत इसकी हुई थी। अब दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो याद रख लीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। और दोस्तों अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। इसकी मृत्यु एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो याद रख लीजिएगा 1210 ईस्वी में दोस्तों चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। और इसके बाद दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर इसका दामाद कौन बैठा था? ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दोस्तों इसकी मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इल्तुतमिश की बात करूं तो याद रख लीजिएगा 1211 ईस्वी में दोस्तों इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो याद रख लीजिएगा इल्तुतमिश को दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। जरूर से एग्जाम में पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कौन था, तो ये आपको जरूर से याद रख लेना है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और कुतुब मीनार का दोस्तों निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने दोस्तों कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था, ये भी आपको जरूर से याद रख लेना है। मकबरे बनवाने इसी ने शुरू किए थे। मस्जिदें बनवाने की शुरुआत दोस्तों किसने करी थी? इल्तुतमिश ने ही करी थी। तो ये सभी चीजें आपको इल्तुतमिश से रिलेटेड याद रख लेना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? आपके ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, राजा जयपाल, जयचंद या फिर दोषी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? यदि दोस्तों मैं बात करूं महमूद गजनवी की, तो याद रख लीजिएगा इसने दोस्तों भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया। और इसका सबसे फेमस आक्रमण जो माना जाता है 1025 ईस्वी में दोस्तों महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर किया था। और सोमनाथ मंदिर का सारा सोना और रुपया ये लूट कर ले गया था। इसे दोस्तों इसका मतलब प्रसिद्ध लूट मानी जाती है जो इसने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर। यह क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो याद रख लीजिए 1025 ईस्वी में दोस्तों इसने आक्रमण किया था। और यदि मैं बात करूं कि महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था,
तो याद रख लीजिएगा ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है। राजा जयपाल दोस्तों इसका मतलब सामना करने वाला शासक था। इसका दोस्तों राजा जयपाल के साथ युद्ध कब हुआ था? 1001 ईस्वी में दोस्तों इसका युद्ध हुआ था। ये आपको याद रख लेना है और राजा जयपाल के दोस्तों इसमें हार हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको जरूर से याद रख लेना है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? आपके ऑप्शन है चरक, धनवंतरी, नागार्जुन या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों कनिष्क की बात करूं तो याद रख लीजिएगा, कनिष्क दोस्तों कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। और दोस्तों इसने क्या कराया था? चौथी बौद्ध संगीति कराई थी कुंडलवन में। ये भी आपको याद रख लेना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चौथी बौद्ध संगीति किसने करवाई थी। तो नाम याद रख लेना है, कनिष्क ने करवाई थी चौथी बौद्ध संगीति। और इसके दरबार में दोस्तों चिकित्सक कौन रहता था? तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है दोस्तों, चरक इसके दरबार में रहता था। और चरक की एक पुस्तक एग्जाम में पूछी जाती है, चरक संहिता। कौन सी दोस्तों? चरक संहिता एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको जरूर से याद रख लीजिएगा, ये चरक की ही पुस्तक है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो लेके आया हूँ वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन के साथ दोस्तों 3-3 4-4 क्वेश्चन कवर करा देने वाला हूँ। बस वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा, और जब तक आपका एग्जाम आएगा ना दोस्तों तब तक सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे, एक एक क्वेश्चन को रट लेंगे, ताकि एग्जाम में दोस्तों हम सभी क्वेश्चनों को तोड़ फोड़ के आ जाएं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा को बनवाया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? ऑप्शन है दोस्तों अपने पुत्र सलीम के जन्म पर, स्वयं के राज्याभिषेक पर, दक्कन के विजय पर या फिर गुजरात के विजय पर। किसके स्मृति में दोस्तों अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था? यदि दोस्तों बुलंद दरवाजा की बात करूं तो याद रख लीजिएगा कि यहीं पर दोस्तों शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। कहां पर दोस्तों? बुलंद दरवाजा में ही शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, जहां पर दोस्तों अकबर ज़्यादातर जाया करता था, और अकबर को दोस्तों पुत्र की प्राप्ति भी यहीं से हुई थी। ये जरूर से आपको याद रख लेना है। और ये दोस्तों किसकी स्मृति में बनवाया गया था? तो ऑप्शन है डी आपका राइट हो जाता है, गुजरात विजय की स्मृति में दोस्तों अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक विस्तृत भाग अराकान योमा किस देश में है? आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल या फिर भूटान। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक विस्तृत भाग अराकान योमा किस देश में है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। म्यांमार में दोस्तों अराकान योमा स्थित है, और यह हिमालय का ही एक भाग है, ये आपको जरूर से याद रख लेना है। कहाँ पर है दोस्तों? म्यांमार में है, और इसी से दोस्तों अराकान योमा से इरावदी नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है दोस्तों? इरावदी नदी बहती है, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैनग्रोव वन किसे कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? मैनग्रोव वन किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है दोस्तों। लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन है जिसे मैनग्रोव वन कहा जाता है। और ज़्यादातर मैनग्रोव वन कहाँ देखने को मिलते हैं? तो बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलते हैं। ये चीज़ आपको जरूर से याद रख लेना है। बंगाल सुंदरवन डेल्टा दोस्तों जिसे कहा जाता है, सुंदरवन में ये मैनग्रोव वन देखने को मिल जाते हैं। और सुंदरवन डेल्टा है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में है। और किस लिए फेमस है? बंगाल टाइगर के लिए दोस्तों सुंदरवन फेमस है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की थी? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, ईश्वरचंद विद्यासागर, भीखाजी कामा या फिर पिंगली वेंकैया। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है। पिंगली वेंकैया ने दोस्तों इसका डिजाइन तैयार किया था भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का। यदि मैं बात करूं इसे अपनाया कब गया था, तो याद रख लीजिएगा 22 जुलाई। कब दोस्तों? 22 जुलाई 1947 ईस्वी में भारतीय ध्वज को अपनाया गया था। ये आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो इसको
इम्पोर्टेंट करके जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाता है, क्लीमेंट एटली जी। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब भारत आज़ाद हुआ था। ये जरूर से आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान मंडल माना जाता था? आपके ऑप्शन है गुप्त काल, मौर्य काल, लोधी काल या फिर मराठा काल। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? किसके शासनकाल के दौरान मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान मंडल माना जाता था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है। मराठा काल के समय दोस्तों मंत्री परिषद को अष्टप्रधान मंडल कहा जाता था। ये आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? दोस्तों फेस्टिवल से रिलेटेड आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इनको आपको जरूर से याद रख लेना है। यदि हॉर्नबिल त्यौहार की बात करूँ तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है, नागालैंड। नागालैंड में दोस्तों हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस खेल के साथ ग्रैंड स्लैम पद का संबंध है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, लॉन टेनिस के साथ ग्रैंड स्लैम का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपोषण उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा तक बहने वाली भूमंडलीय वायु को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है पश्चिमी हवाएं, डोलड्रम, ध्रुवीय हवाएं या फिर व्यापारिक हवाएं कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? उपोषण उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा तक बहने वाली भूमंडलीय वायु को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, व्यापारिक हवाएं इन्हें कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयंतिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? दोस्तों जनजाति से भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो इसको भी इंपोर्टेंट करके जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बताइए, जयंतिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है, मेघालय में दोस्तों जयंतिया जनजाति पाई जाती हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं जो है मैं इस समय करा रहा हूं, और दोस्तों डेली इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे आपको, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि दोस्तों आप सभी को इसकी PDF नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, पुणे या फिर सिकंदराबाद। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, मुंबई में दोस्तों भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किसने शुरू किया था? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, गयासुद्दीन तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है दोस्तों? भारत में सबसे पहले किसने प्रतीक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों सबसे पहले प्रतीक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस गवर्नर के शासनकाल के दौरान 1853 ईस्वी में पहली रेल सेवा की शुरुआत की गई थी? यानी पहली रेल किसके शासनकाल के समय चली थी 1853 ईस्वी में? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दोस्तों 1853 ईस्वी में पहली रेल चलाई गई थी। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने तक। ये आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी विंध्यवा और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच रिफ्ट वैली में बहती है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? आपके ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी या फिर कृष्णा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नर्मदा नदी दोस्तों विंध्यवा और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में रिफ्ट वैली में बहती है। ये जरूर से आपको याद रख लेना है। यदि दोस्तों गोदावरी की बात करूं तो याद रख लीजिएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी को कहा जाता है, और दोस्तों इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये जरूर से आपको याद रख लेना है गोदावरी से रिलेटेड, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? तो अभी थोड़ी देर पहले इसका मैंने आंसर बताया, ऑप्शन डी राइट हो जाता है। गोदावरी नदी को दोस्तों दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गोदावरी। यदि इसकी दोस्तों सहायक नदियों की बात करूं तो याद रख लीजिएगा,
प्राणहिता। दोस्तों प्राणहिता एग्जाम में पूछा जाता है, मंजरा पूछा जाता है, प्राणहिता पूछा जाता है, मंजरा पूछा जाता है, इंद्रावती पूछा जाता है। ये 3 सहायक नदियां आपको याद रख लेनी है, गोदावरी की जो एग्जाम में पूछी ही जाती हैं, तो इनको एक बार जरूर से आप याद रख लीजिएगा। यदि दोस्तों दूसरी बात करूं कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कृष्णा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1400 किलोमीटर दोस्तों कृष्णा की लंबाई है और 1465 किलोमीटर दोस्तों गोदावरी की है, ये आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? आपके ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर कभी नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? भारतीय प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। दोस्तों 1 बार भारतीय प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। दोस्तों प्रस्तावना की बात करूं तो याद रख लीजिएगा, प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रेम्बल और उद्देशिका भी कहा जाता है। यदि दोस्तों प्रस्तावना की जगह आपसे उद्देशिका पूछ ले तो समझ लीजिएगा कि प्रस्तावना की ही बात की जा रही है। और 13 दिसंबर दोस्तों 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों प्रस्तावना को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था। और दोस्तों 22 जनवरी 1947 में दोस्तों इसे स्वीकार कर लिया गया था और हमारे संविधान में इसे जोड़ दिया गया था। ये आपको जरूर से याद रख लेना है। यदि मैं बात करूं संशोधन की तो याद रख लीजिएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी में लाया गया था, जिसमें दोस्तों क्या किया गया था, तो प्रस्तावना में एक संशोधन किया गया था, जिसमें दोस्तों प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से 3 शब्द? तो याद रख लीजिएगा, 3 शब्द थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ये शब्द दोस्तों प्रस्तावना में जोड़े गए थे और कई बार एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, तो ये आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? भारत में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है सी राइट हो जाता है। दोस्तों समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल किया गया है। यदि दोस्तों मैं बात करूं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहां पर हैं, तो 7वीं अनुसूची में देखने को मिल जाते हैं। हमारे भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में दोस्तों देखने को मिल जाते हैं। ये आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले दोस्तों कितने अनुसूची थी, तो 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 सितंबर को दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यह निर्धारित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? आपके ऑप्शन है वित्त मंत्री, राज्यसभा के सभापति, भारत के राष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष। कौन दोस्तों निर्धारित करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है डी राइट हो जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष दोस्तों निर्णय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। यदि दोस्तों लोकसभा की बात करूं तो आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। और लोकसभा दोस्तों क्या है, तो ये निचला सदन या फिर अस्थायी सदन इसे बोला जा सकता है। इसे दोस्तों कभी भी स्थगित किया जाता है, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है दोस्तों। और यदि मैं बात करूं कि इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 552 अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है, जिसमें से 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये भी आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न में से क्या है? आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार है, वाद योग्य है, फिर वाद योग्य है या फिर गैर वाद योग्य है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करूं तो यह आयरलैंड से लिए गए हैं, ये आपको याद रख लेना है। आयरलैंड के संविधान से दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है। आर्टिकल 36 से दोस्तों 51 तक देखने को मिल जाता है नीति निर्देशक सिद्धांत।
और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाता है, गैर वाद्य योग्य हैं, यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? आपके ऑप्शन है नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर फिलीपींस। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर डेली आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों बताइए, किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है, जापान को दोस्तों सूर्योदय की भूमि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ये आप सभी के लिए HW है। और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल को दोस्तों हर वीडियो की PDF नोट्स प्रोवाइड कराई जाती है और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलता हूँ इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।